हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, जो कि 1924 से 1946 तक रहा। फ्रेंड्स, जब पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण में हमने देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में क्रांतिकारी घटनाएं प्रारंभ हो चुकी थी और उससे सरकार जो है बहुत परेशान भी हो चुकी थी। उसने अनेक दमन चक्र चलाए, क्रांतिकारियों को फांसी की सजाएं दी गई, उनको जेलों में डाल दिया गया, काले पानी की सजाएं दी गई। यानी हर एक प्रकार से जितने तरीकों से सरकार इस क्रांतिकारी आंदोलन का दमन कर सकती थी, उन तरीकों से दमन किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1915 तक रहा। 1915 के बाद में 1924 तक का एक गैप देखा जाता है, जिस दरमियान क्रांतिकारी आंदोलन बहुत नगण्य हुए, बहुत कम हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीच में एक काफ़ी अंतराल रहा जिसमें क्रांतिकारी घटनाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। वजह क्या थी कि इस समय महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किए जाने वाले रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन इत्यादि की जो है भारत में धूम रही। यानी कि आप कह सकते हैं 1915 से जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने भारत के लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, जो था सत्याग्रह का मार्ग। और गांधी जी ने ऐसा वादा किया था असहयोग आंदोलन के दौरान कि अगर हमारे इस मार्ग पर देश के युवा चलते हैं तो जल्दी ही हमको जो है स्वराज्य प्राप्त होगा। 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त का स्वप्न जो है दिखाया गया था युवाओं को। लेकिन हमने देखा एक हिंसक घटना हो गई चौरी चौरा में, और चौरी चौरा की घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में फरवरी में। असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद में जो युवा क्रांतिकारी जो महात्मा गांधी के साथ मिलकर के आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो पुनः क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गए, क्योंकि युवा जोश जो होता है वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो सकता जितनी जल्दी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने बहुत सारे युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा था, जिसमें तमाम ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। इतनी जल्दी पुनः स्कूलों में वापस जाना, नौकरियों पे वापस जाना कुछ गर्म खून के युवाओं के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने वो मार्ग चुना जो पूर्व के क्रांतिकारी चलते आए थे। काकोरी कांड जो है 1924 के बाद में क्रांतिकारियों के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा प्रेरित भी किया और सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इस साम्राज्यवादी सरकार पर एक बहुत गंभीर चोट भी की थी इस घटना ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वो पहला क्रांतिकारी दल था जिसने द्वितीय चरण में जन्म लिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि द्वितीय चरण जो प्रारंभ हुआ वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आइए इन सब घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण क्यों प्रारंभ हुआ, यानी कि कारण क्या थे। कारण किस चीज के कारण? सेकंड चरण क्रांतिकारी आंदोलन। जो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन थे क्यों शुरू हुए? तो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन किया गया। पहला पॉइंट, क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, उनको अनेक सजाएं दी गई, जैसे उम्र कैद की सजा, 14 वर्ष की सजा, 7 वर्ष की सजा, या फिर काले पानी की सजा, पोर्ट ब्लेयर जेल में बंद कर देते थे। तो इस प्रकार के अनेक सजाएं जो हैं वो प्रथम चरण के क्रांतिकारियों को दी गई थी। यानी कि एक यहां पर क्या हुआ कि प्रथम चरण, पहला हमारा डिस्कस का पॉइंट ये है कि प्रथम चरण जो हमने देखा था 1905 से 1915 का क्रूर दमन किया गया। प्रथम चरण का दमन, प्रथम चरण का दमन किया गया। दमन में क्या चीजें की गई? क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, क्रांतिकारियों को फांसी, उम्र कैद आदि सजाएं
ये सभी चीजें क्रांतिकारियों के ऊपर लागू की गई। आपने देखा कि जब भारत में कई प्रकार के आंदोलनों ने जन्म ले लिया, 1916 से यहाँ पर होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया। होम रूल मूवमेंट को बंद करने के लिए यहाँ पर मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। सरकार जो है इन क्रांतिकारी घटनाओं से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, आयोग बनाया। कहा कि जांच कीजिए कि ये इतनी क्रांतिकारी घटनाएं क्यों हो रही हैं। जो प्रथम चरण में चल रही थी, आपने देखा था किस प्रकार से महाराष्ट्र के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, ये सभी सक्रिय थी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देख रहे थे कि मित्र मेला, अभिनव भारत जैसी संस्थाएं सक्रिय थी। ये बराबर जो है षड्यंत्र कर रहे थे, बराबर जो है सरकार को परेशान कर रहे थे। तो सरकार ने भी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की और कहा कि देखिए कि प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे वो क्यों हो रहे हैं और उनके पीछे वजहें क्या हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एक एक्ट बनाने की बात की, जिसको हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट के विषय में। रॉलेट एक्ट भी लाया गया और इधर जो है उदारपंथियों की जो मांगे थी, जैसे संवैधानिक सुधार करने की, उसके लिए जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाया गया। 1919 में दोनों चीज़ें लाई गई। एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपने पढ़ा, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधार करने का प्रयास किया था कि हम केंद्र में जो है सीटें बढ़ा रहे हैं, द्विसदन ला रहे हैं, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, यानी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में चुनाव की व्यवस्थाएं की गई, सारी चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ इन क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट लॉन्च किया, जिसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील इन लोगों को जो भी क्रांति में लिप्त पाए जाएंगे, देशद्रोही या अपनी या राज्य के विरुद्ध में कोई भी कार्य करते हुए, उनको जेल में डालने का प्रावधान किया गया। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत बातें थीं। लेकिन इसी समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिससे सारा माहौल चेंज हो जाता है और सरकार के द्वारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, उससे मुद्दा हट करके जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आ जाता है और भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने लोगों को जोड़ा और कहा कि 1 वर्ष में हम स्वराज दिलाएंगे, लेकिन हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। खैर, असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद आंदोलन हिंसक हो उठा। कुछ जगहों पर झड़प हो गई और चौरी चौरा कांड में कुछ पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए, जिससे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन तब तक इस आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी जुड़ चुके थे। उन्होंने आंदोलन के बंद होने पर अपना मार्ग जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ चुन लिया और उन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया 1924 में। तो देखिए, प्रथम चरण का दमन किया गया, क्रांतिकारियों को फांसी, उम्र कैद आदि की सजाएं दी गई। इसके बाद आपने देखा कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको आप पूरा तरीके से पढ़ चुके हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पक्ष में लोगों में माहौल, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए यहाँ पर 1919 में सरकार ने क्या किया, इस जो उम्र कैद या 14 वर्ष, 7 वर्ष आदि की सजाएं पाए हुए क्रांतिकारी जो जेलों में बंद थे, बहुत से क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, ताकि देश में एक सकारात्मक माहौल बन सके और लोगों को लगे कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अनेक लोगों की सजाएं माफ कर दी। तो यहां पर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए
लोगों को रिहा किया गया। देखिए घटनाएं किस प्रकार से आपस में जुड़ रही हैं, यानी कि इसी समय अनेक लोगों को रिहा किया गया जो क्रांतिकारी घटनाओं में लिप्त थे पहले, यानी उस प्रकार के युवा फिर से जेल से बाहर आ गए। और जब ये लोग जेल से बाहर आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है यहाँ पर लाए गए थे, रॉलेट एक्ट भी लाया गया साथ में ही कि अगर फिर से कोई इस तरह का कार्य करेगा तो उसको हम जेल में डाल देंगे। लेकिन माहौल बन नहीं पाया जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी कर रहे थे और उसी दरमियान जो है जलियांवाला बाग में एक बहुत ही मार्मिक घटना आप पढ़ चुके हैं पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट ये रहेगा कि रॉलेट एक्ट, एक तो रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण माहौल बिगड़ गया। सरकार जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया। उसने सोचा था कि हम जो है भारतीयों को बरगला ले जाएंगे एक सुधार लॉन्च करके, लेकिन रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसी चीज़ों ने माहौल को फिर से बिगाड़ दिया और भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पर क्या शुरू हो गया, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन। अब यहां पर देखिए खास बिंदु जो आपको नोट करना है कि असहयोग आंदोलन में ये सब लोग जो जेल से रिहा होकर के आए थे वो सभी लोग क्रांतिकारी मार्गों पर वापस नहीं गए, वो अब असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों ने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में क्रांतिकारी युवा भी जुड़े, और लोग भी तो जुड़े, क्रांतिकारी भी जुड़े, क्रांतिकारी युवा भी जुड़े। लेकिन अब जो क्रांतिकारी मार्ग पे चलते हैं लोग, उनको ये चीज़ें, सैद्धांतिक चीज़ें जो महात्मा गांधी अप्लाई कर रहे थे कि एक छोटी सी हिंसक घटना हो गई और उन्होंने आंदोलन वापस कर लिया, ये क्रांतिकारियों की विचारधारा नहीं होती है। क्रांतिकारियों की विचारधारा होती है आर पार की लड़ाई। क्रांतिकारी मार्ग पर जो लोग चलते हैं, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या अन्य जो भी हैं, ये सब लोग जिन मार्गों को चुने वो मार्ग वन वे की तरह है, जिस पे आप एक ही तरफ को जा सकते हैं, आप वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप काकोरी ट्रेन कांड लूट ले, आपने जाकर के किसी वायसराय की हत्या कर दी और उसके बाद आप सरकार के साथ बैठ करके वार्ता भी करें, ऐसा नहीं है। देखिए जो साथ में जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, तो गांधी जी एक तरफ असहयोग आंदोलन करते हैं, एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, और दूसरी तरफ वो इरविन के साथ बैठ करके गोलमेज सम्मेलन भी करते हैं, यानी वार्ता भी करते हैं और बीच का एक मार्ग निकालने का प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। उनका मार्ग टू वे है, यानी एक तरफ सरकार के विपक्ष में भी है और एक तरफ सरकार के साथ बैठ करके वार्ता करने का भी है। लेकिन यहाँ पर जो क्रांतिकारियों का मार्ग होता है वो वन वे की तरह होता है, जिसमें सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, पीछे आने का रास्ता नहीं है। इसीलिए ये करो या मरो की स्थिति वाला होता है। हालांकि आगे भारत छोड़ो आंदोलन में जब गांधी जी ने भी नारा दिया करो या मरो, यानी वन वे है, आपके पास एक ही रास्ता है, या तो आर पार की लड़ाई करो या तो स्वयं मर जाओ। लेकिन वो बहुत लेट आएगा गांधी जी की विचारधारा में। यहाँ पर क्रांतिकारियों का पहले से यही मार्ग है। जब वो जाकर के किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं तो उनको पता होता है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, वापस आने का कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन, इसमें क्रांतिकारी युवा भी जुड़ गए, लेकिन असहयोग आंदोलन वापस हो गया। लेकिन 1922, आप बताएं असहयोग आंदोलन किस तारीख को वापस लिया गया था, कमेंट करके उत्तर दीजिए। 1922 में आंदोलन स्थगित हो गया, चौरी चौरा कांड की वजह से, आपको पता है, स्थगित।
दोनों प्रश्न का आप उत्तर दीजिए हमें कि चौरी चौरा कांड किस तारीख को हुआ था और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब स्थगित किया था। दोनों डेट आप बताएं। तो जब 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो ये तत्कालिक एक कारण बन गया। इससे जो है क्रांतिकारी युवा फिर से जो है क्रांतिकारी मार्ग पर चले गए। इस कारण युवा पुनः क्रांतिकारी मार्ग पर। तो ये कारण आपका बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है द्वितीय चरण के प्रारंभ के पीछे क्या कारण थे, तो सिंपल सा आपका उत्तर होना चाहिए कि प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन कर दिया गया था। जो भी क्रांतिकारी थी उनको या तो फांसी की सजाएं दे दी गई थी या तो उनको विभिन्न प्रकार से जेलों में डाल दिया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल मूवमेंट जो 1916 में चलाया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, तो प्रथम विश्व युद्ध का दबाव था, होम रूल मूवमेंट का दबाव था। इस वजह से भारत में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, ताकि सरकार के पक्ष में माहौल बन सके, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध से भी बहुत टूटी हुई थी और भारत में चल रहे आंदोलनों से बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न थी सरकार के लिए शासन और प्रशासन को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए। तो इस भारी दबाव की वजह से भारत में एक संवैधानिक सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि जो पिछला इन्होंने संवैधानिक सुधार किया था 1909 में मार्ले मिंटो, वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया था। उसके बाद भारत में कोई सकारात्मक माहौल नहीं बन पाया। तो इस वजह से जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने घोषणा की, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे स्वशासन भारतीयों के हाथ में देना चाहते हैं। ये एक घोषणा थी। और उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और इस सुधार के प्रति लोगों में अच्छा माहौल बनाने के लिए अनेक युवा क्रांतिकारी जो जेलों में थे उनको रिहा कर दिया गया। जो भी आंदोलनों की वजह से जेल में कैद किए गए लोग थे उनको रिहा कर दिया गया साथ में ही। लेकिन सरकार इसके साथ में एक एक्ट भी लेके आई जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। एक तरफ वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार करना चाह रहे थे, लोगों को केंद्र में और प्रांतों में सीटें दे करके उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। यानी उनका मतलब था कि हम भारतीयों को धीरे धीरे स्वशासन की तरफ ले जाना चाह रहे थे। हालांकि बाद में उसकी पोल पट्टी भी खुल गई कि उसमें तो द्वैध शासन लगाया गया था और भारतीयों के हाथ में ऐसे विभाग या ऐसी चीज़ें दी गई थी जिनका कोई मतलब ही नहीं था। जब उनके पास वित्त ही नहीं था तो फिर स्वास्थ्य विभाग दे देने का कोई मतलब ही नहीं था। तो उसकी पोल पट्टी भी बाद में खुल गई। लेकिन तत्काल समय में वो इसके सुधार के लिए लोगों को भी छोड़े माहौल बनाने के लिए। लेकिन रॉलेट एक्ट जो आ गया तो भारत में महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह शुरू कर दिए जिसको रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। और इसी सत्याग्रह के दौरान जो है जलियांवाला बाग में अमृतसर में एक घटना हो गई जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब इस एक्ट और इस हत्याकांड की वजह से माहौल बिगड़ गया और उसी समय खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था भारत में। और साथ में ही गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब असहयोग आंदोलन जो था वो एक बहुत बड़ा स्वप्न था। गांधी जी के पिछले 3-4 आंदोलन बहुत सफल रहे थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो इस प्रकार से गांधी जी ने कहा कि 1 वर्ष में हम स्वराज्य दिलाएंगे। अगर हमारे मार्ग पे जो है ईमानदारी से चलेंगे तो 1 वर्ष में स्वराज्य मिलेगा। तो अनेक युवाओं ने स्कूल, कॉलेज, नौकरी सब कुछ छोड़ करके, और ये जो रिहा होकर के लोग आए थे ये लोग भी सब आंदोलन में जुट गए। क्रांतिकारी भी इसी आंदोलन में जुट गए। लेकिन हुआ क्या, अगर जानबूझकर असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो शायद ये युवा और आगे तक फाइट करते। ऐसा कुछ नहीं था कि गांधी जी ने 1 वर्ष कह दिया तो गांधी जी से कोई क्वेश्चन पुटअप करने जाता कि 1 साल हो गया कहाँ है स्वराज्य। ऐसा कुछ नहीं था। सभी को पता था कि 1 वर्ष की बात कही जरूर गई है लेकिन इसमें वक्त लगेगा। लेकिन चौरी चौरा के एक कांड ने गांधी जी को उद्वेलित कर दिया और गांधी जी ने कहा कि आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन जो वापस ले लिया गया कहाँ तक उचित था। तो अगर बाद में इसका हम विश्लेषण करें तो ये उचित भी प्रतीत होता है,
क्योंकि अगर आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो पीछे क्रांतिकारियों का दमन भारत ने देखा था और गांधी जी ने इसको बखूबी समझा था कि हम इस मार्ग पे चल करके अंग्रेजी सत्ता से अभी नहीं टकरा सकते हैं। क्रांतिकारियों का जो दमन किया गया प्रथम चरण में, तो उन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर लिया था, क्योंकि उनका दमन उतना ही तीव्र किया जाता था। अगर आप किसी बड़ी सशस्त्र शक्ति से टकराना चाहते हैं तो फिर आपके पास सशस्त्र ताकत उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि क्रांतिकारियों के पास नहीं थी। ना तो उतना प्रशिक्षण था, ना तो उतने हथियार थे, और ना ही उतना धन था जितनी अंग्रेजी सत्ता के पास थी। तो अंग्रेजी सत्ता से आप सीधे हमला बोल करके नहीं टकरा सकते थे। इसीलिए दोनों मार्ग यहाँ पर बराबर महत्व रखते हैं। एक तरफ क्रांतिकारी जो है अपने भारत के सम्मान और गौरव की रक्षा करते थे समय समय पर, और साथ में महात्मा गांधी जैसे लोग जो हैं वो सरकार के साथ संवैधानिक तरीके से लड़ते हुए माहौल बना रहे थे। तो दोनों ही तरीकों का अपना अलग अलग महत्व है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, लेकिन हमने बताया कि क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वो वन वे तरीके से काम करते हैं। इसीलिए गांधी जी तो रचनात्मक कार्यों में सबको लगा दिया, इनको जेल हो गई, और जो गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने देश में रचनात्मक कार्य शुरू कर दिए। लेकिन ये क्रांतिकारी युवा जो आंदोलन से जुड़े थे, ये रचनात्मक कार्यों में इनको रुचि नहीं थी। इनको लगता था कि अंग्रेजी सत्ता से निपटने का एक ही तरीका है, और वो है क्रांति का तरीका। रचनात्मक कार्यों से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो वो फिर युवा क्रांतिकारी मार्ग पर बढ़ गए। इस प्रकार से द्वितीय चरण का प्रारंभ हो गया, और द्वितीय चरण में जो पहली क्रांतिकारी जो एक संस्था सामने आई उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो क्या था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पे नज़र डालें। और इन्होंने पहला ही एक धमाका किया जिसको काकोरी कांड कहते हैं। काकोरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में 10-12 किलोमीटर पर एक छोटा सा स्थान है, एक स्टेशन है काकोरी, जो पहले भी बहुत चर्चित नहीं था, आज भी बहुत चर्चित स्थान नहीं है। काकोरी का नाम सिर्फ और सिर्फ इस घटना की वजह से, इन क्रांतिकारियों की वजह से विश्व पटल पर आया। वो कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं थी, लेकिन इन क्रांतिकारियों के अदम्य साहस की वजह से वो विश्व भर में विख्यात हो गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में महात्मा गांधी भी जेल से एपेंडिसाइटिस की वजह से रिहा हो गए, वो भी आ गए। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। तो यहाँ पे कौन इसका गठन कर रहा है? HRA, इसको शॉर्टकट में हम HRA लिखेंगे। HRA का गठन द्वितीय चरण की पहली संस्था है। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक मुख्य रूप से माने जाते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल नाम आपने पहले ही इनका सुना होगा। रास बिहारी बोस के दाहिने हाथ माने जाते थे सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में है, के नेतृत्व में, यानी मुख्य भूमिका इनको दी गई इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल को। और इसमें बहुत से लोग थे, कई लोगों ने मिलकर के इसको संस्था की थी, स्थापना की थी इसकी। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में और कौन कौन इसमें लोग थे? इसमें थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी जिनको अंग्रेज कभी गिरफ्तार ही नहीं कर पाए। बहुत से बड़े बड़े कांड में ये शामिल रहे और कभी इनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। जो अंतिम मुठभेड़ हुई अल्फ्रेड पार्क में, जिसको वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर उनका नामकरण किया गया है उस पार्क का, वहाँ पर अंतिम मुठभेड़ में जब इनको लगा कि अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई भी रास्ता नहीं था, तो स्वयं को जिन्होंने अपनी अंतिम गोली से स्वयं को शूट कर लिया था। लेकिन अंग्रेज़ों के पकड़ में कभी नहीं आए। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें थे। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल,
राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, सभी नाम आपको याद रखने हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रोशन सिंह, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। इतने प्रमुख नाम आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि बार बार ये नाम आपके सामने आएंगे। और इसमें से 4 मुख्य रूप से आपको राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतने नाम इस एचआरए के लिए जरूर आपको याद रखने हैं। भगत सिंह का नाम आपको आगे भी पढ़ेंगे, चंद्रशेखर को आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इन 4 क्रांतिकारियों का नाम आपको आगे नहीं मिलेगा। इसलिए 4 नाम आपको जरूर याद रखेंगे क्योंकि काकोरी कांड के बाद में इन 4 लोगों को फांसी की सजाएं दी गई थी। इसीलिए इस कांड के बाद में अन्य कांड में इन लोगों का नाम नहीं आएगा। आगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, अन्य लोगों को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, 4 नाम आपको जरूर याद रखेंगे। और एचआरए के संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, जिनको रासबिहारी बोस का जो है दाहिना हाथ माना जाता था। एक पुस्तक बहुत चर्चित है सचिंद्र नाथ सन्याल की, बंदी जीवन। इनकी एक पुस्तक है, पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, बंदी जीवन इन्होंने लिखी थी, बंदी जीवन, याद रखिएगा, पुस्तक है सचिंद्र नाथ सान्याल की। तो इन्होंने अक्टूबर, इसका गठन कब हुआ? अक्टूबर 1924 में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एचआरए की संस्थापना पहले हुई थी या महात्मा गांधी पहले रिहा हुए थे। तो महात्मा गांधी रिहा हो गए थे, उसके बाद में जो है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इन लोगों ने ये संस्था की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि इनको लगता था कि महात्मा गांधी के जो रचनात्मक कार्य हैं उनसे जो है देश का भला नहीं हो, हमको कुछ क्रांतिकारी करना पड़ेगा। तो ये सब लोग इसी विचारधारा के लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। क्या उद्देश्य बनाए गए थे? जब भी कोई संस्था बनती है तो उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। उद्देश्य क्या थे इस संस्था के? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य तो यही था, क्रांतिकारी मार्ग, क्रांतिकारी आंदोलन। उन्होंने कहा कि हम क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे, तरीका हमारा क्रांतिकारी होगा। और क्रांतिकारी तरीका हम प्रथम चरण में भी आपको बता चुके हैं कि इसमें ये क्या क्या करेंगे। इसमें ये भर्ती करेंगे लोगों की, प्रशिक्षण देंगे उनको, और धन का प्रबंध करेंगे, हथियार का प्रबंध करेंगे। ये सब पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। क्रांतिकारी मार्ग क्या थे लोगों की भर्ती करेंगे, प्रेस का प्रयोग करके प्रशिक्षण देंगे, धन का इकट्ठा करेंगे, हथियारों का प्रबंध करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? क्रांतिकारी घटनाएं करेंगे। पीछे पूरा चैप्टर आप फिर से दोहरा लीजिएगा, कोई भी मन में शंका नहीं रहनी चाहिए कि आखिर ये क्रांतिकारी क्या चाहते थे। ये सब कुछ करना इनका तरीका था। ये क्रांतिकारी आंदोलन चाहते थे। उद्देश्य इनका और था एक स्पष्ट, कि ये भारत को, देखिए नाम में क्या लगा हुआ है, रिपब्लिक। रिपब्लिक, वर्तमान में भारत क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो है भारत को एक रिपब्लिक रूप में देखना चाहते थे, रिपब्लिक कंट्री के रूप में। तो इनका एक उद्देश्य ये भी था, ये कहते थे कि राज्यों का संघ होगा भारत। भारत क्या होगा? ये भारत को राज्यों का संघ बनाना चाहते थे। ये इनका एक उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ। और ये चाहते थे कि प्रांतों को स्वायत्तता मिले और जितने भी घरेलू मामले हैं उसमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये जो द्वैध शासन लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, द्वैध शासन का मतलब ये था कि मुख्य जो सत्ता थी, मुख्य जो शक्ति थी, वो गवर्नर के हाथ में थी प्रांत में, और जो भारतीय मंत्री थे, भारत के लोग, उनको कुछ ऐसे विभाग दिए गए थे जो डिपेंडेंट थे। यानी कि आपसे कह दिया गया कि आपके पास शिक्षा विभाग है,
लेकिन अब शिक्षा का प्रबंध तो तभी होगा जब वित्त होगा आपके पास, और वित्त विभाग मेरे पास है, यानी कि वित्त का कलेक्शन मैं करूँगा। वही जो बंगाल में लगाया गया था बिल्कुल वैसा ही था। तो यहाँ पर ये पूर्ण स्वायत्तता की बात करते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि प्रांतों में वो चाहते थे कि जितने घरेलू मामले हैं उसमें पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और ये चाहते थे कि वयस्क मतदान हो। ये क्या चाहते थे? वयस्क मतदान। अगर आप पीछे की क्लास को पढ़ रहे हैं कायदे से तो आपको पता होगा कि मतदान जो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय जो चुनाव होने वाले थे उसमें सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। आपने देखा कि मतदान जो है वो सीमित था, उसमें टैक्स, संपत्ति की बहुत सारे क्लॉज लगाए गए थे कि हर व्यक्ति वयस्क जो है वो मत नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर ये चाहते थे कि जो भी वयस्क हो उसमें पढ़ा लिखा होना, उसमें अमीर गरीब होना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वयस्क जो भी है वो मतदान कर सके, ऐसा बने देश। और ये चाहते थे कि शोषण नहीं होना चाहिए, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए, ये इनका एक उद्देश्य था। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी इनके उद्देश्य में शामिल थी। अब देखिए यहाँ पर ये सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मुख्य जो ये क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो धन की आवश्यकता है, क्योंकि भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, घटनाएं, ये सब चीज़ किस पे डिपेंडेंट हैं? धन पे डिपेंड है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? और पीछे भी आपने पढ़ा था कि धन का प्रबंध करने के लिए ये क्रांतिकारी क्या करते थे? ये चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन चंदे से बहुत ज़्यादा रकम नहीं इकट्ठा होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप स्वेच्छा से जो देना चाहें वो दे दें, तो लोग नहीं देते हैं। ये नेचुरल है कि अगर आप किसी से कहें कि आप स्वेच्छा से जो सहयोग करना चाहें इस कार्य में आप करें, तो किसी के पास पैसा होते हुए भी वो स्वेच्छा से आपको पैसा नहीं देगा, और इसीलिए लोग मजबूर हो जाते हैं फिर दूसरे तरीकों से पैसा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए, कार्य आपका कितना भी अच्छा हो, किसी के हित में हो, लेकिन धन की आवश्यकता बैकबोन है। तो चंदे का विकल्प जो है वो फेल हो जाया करता था, लोग चंदा देते ही नहीं थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम प्रेशर बनाएंगे, धनाढ्य लोगों पर दबाव डालेंगे कि आप पैसा दोगे। तो इन्होंने दबाव डालना शुरू किया व्यापारियों के ऊपर, धनाढ्य लोगों पर, लेकिन इससे छवि बिगड़ जाएगी, क्योंकि अब जब दबाव डालेंगे तो वो व्यक्ति आपके विपक्ष में हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। तो ऐसा भी ये नहीं चाहते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना फिर हम धन जो है, एक बहुत महान क्रांतिकारी का विचार है कि क्रांतिकारियों का जो धन और हथियार होते हैं वो सत्ता के खजाने से प्राप्त किए जाने चाहिए। यानी जिसके विरोध में हम हैं उसी के तोपखाने में हमारे हथियार रखे हैं, उसी के खजाने में हमारा पैसा रखा है। हम क्रांतिकारी हैं, हमारा पैसा सरकार के खजाने में रखा है, हमारे हथियार मिलिट्री, सरकार की मिलिट्री के हथियार के कारखानों में रखे हुए हैं। यानी जब हमें ज़रूरत होगी हम वहीं से प्राप्त करेंगे। तो इस विचारधारा पे ये लोग गए कि हम धन की जो प्राप्ति है वो क्यों ना सरकारी खजाने से ही करें। और ये विचार आया राम प्रसाद बिस्मिल के जो है दिमाग में। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के थे, और शाहजहांपुर से होके एक ट्रेन निकलती थी, 8 डाउन ट्रेन, सहारनपुर टू लखनऊ, लखनऊ के लिए ट्रेन आती थी। शाहजहांपुर से अक्सर राम प्रसाद बिस्मिल उसमें बैठ के यात्रा किया करते थे, और वो देखते थे कि सरकारी पैसा इस ट्रेन में चलता है, और जो विभिन्न स्टेशनों पर टिकट की बिक्री होती है उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो गार्ड के डिब्बे में रखा जाता है। यानी सरकारी पैसा वो ट्रेन ले जाया करती थी लखनऊ तक, लखनऊ में वो पैसा ट्रेजरी में जमा किया जाता था। ये राम प्रसाद बिस्मिल कई बार गौर किए थे इस चीज़ पर। यहाँ पर इस जो एचआरए का संगठन है इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन इस संगठन का जो एक पर्चा बनाया गया था, विधान, यानी ये सारी चीज़ें एक विधान में लिखी गई थी, पीला पर्चा उसको कहा जाता था। एक पीले पन्ने पर ये सारा विधान लिख दिया गया था,
उसको पीला पर्चा नाम से ही क्रांतिकारी एक दूसरे को मैसेज करते थे जब भी संदेश देना होता था कि पीले पर्चे के अनुसार, पीले पर्चे में ये लिखा हुआ है, उसके अनुसार ये करना है पीले पर्चे में। यानी विधान को धीरे धीरे पीला पर्चा कहा जाने लगा था। तो विधान को क्या कहते थे, ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। ये जो HRA का विधान था, HRA का विधान यानी नियम कानून, इसको कहा जाता था पीला पर्चा। पीला पर्चा कुछ और नहीं था, एक पीले पर्चे पर ही जब लिखा गया था तो उसको पीला पर्चा ही कहा जाता था। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पीला पर्चा लेकर के ही लोगों में प्रसारित करने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल और उनके सहयोगी थे योगेश चंद्र चटर्जी, ये लोग गिरफ्तार हो गए। क्योंकि ये पीला पर्चा के साथ में गिरफ्तार हुए। क्रांतिकारी कोई भी साहित्य किसी के पास अगर मिल जाता था तो अंग्रेज उसे गिरफ्तार कर लेते थे। तो पीला पर्चा इनके पास था, यानी विधान था इस क्रांतिकारी चीज़ों का। तो सचिंद्र नाथ सान्याल कहीं जा रहे थे, इसको अपने किसी दोस्त के पास ले जा रहे थे और इनको जो है ट्रेन से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के बाद में जो इस टीम में सबसे प्रमुख नेता थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई और इन्होंने सोचा कि धन का प्रबंध कहाँ से किया जाए। तो सबसे पहले तो डकैतियां डाली गई। ऐसा नहीं है कि तुरंत इन्होंने काकोरी कांड करने का जो है मन बना लिया था। तो सबसे पहले कुछ डकैतियां डाली गई, जैसे बिचपुरा में, जैसे द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुर नामक जगह थी, बिचपुरा था, इन जगहों पर पहले 1924-25 में कुछ डकैती डाली गई क्योंकि क्रांतिकारी इस मार्ग से भी पैसा इकट्ठा करते रहे। तो देखिए 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। सचिंद्र नाथ सान्याल जो मैंने बताया, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये जो है पीला पर्चा के साथ में गिरफ्तार हो गए। पीला पर्चा को आप लिख भी लें, विधान था ये, HRA का विधान के साथ गिरफ्तार। तो अब पूरा कार्यभार किस पे आ गया? पूरा कार्यभार राम प्रसाद बिस्मिल पर। ये उस समय उसमें टॉप लीडर थे, इनके ऊपर आ गया। अब धन का प्रबंध मुख्य समस्या थी, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन चाहिए, तो इन्होंने डकैती डालने का निर्णय किया और राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ साथियों ने मिलकर के 2 डकैती डाली। इन्होंने कहां कहां पे? धन के प्रबंध के लिए 2 डकैती डाली गई। धन के प्रबंध के लिए देखिए काकोरी की भूमिका कैसे बनेगी वो आपको समझना है। 2 डकैती, एक तो डाली गई बिचपुरा में और एक द्वारिकापुर। ये 2 डकैती डाली गई, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला था, इनको कुछ और भी करना था। तो यहाँ पे हमने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल ने उस ट्रेन में खजाने को ले जाते हुए देखा था कई बार। तो इन्होंने कहा कि हम जो है ट्रेन को लूटेंगे। टीम में बात रखी गई कि ऐसा ऐसा ट्रेन में पैसा ले जाया जाता है और हमें वो खजाना लूटना चाहिए। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने कहा कि अभी उचित समय नहीं है, इस प्रकार से सरकार से सीधे टकराना उचित नहीं होगा। तो बहस हुई, इस पे काफ़ी बहस हुई। कहाँ पे? इन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल के घर में, शाहजहांपुर में। एक दिन पहले 8 अगस्त 1925 योजना बनाई जा रही है। 8 अगस्त 1925 में शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल के घर पे HRA की मीटिंग हुई। सभी लोग आ गए वहाँ पे, अशफाक उल्ला खां, मतलब जितने भी सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सब लोग इकट्ठा हो गए। इन्होंने, राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया कि ऐसी सी ट्रेन जो है जाती है, हम लोग शाहजहांपुर से इसमें अगर सवार हो लें और आगे चल के किसी सुनसान जगह पे ट्रेन को रोक लेंगे, और 4 पिस्तौल भी मंगा ली गई थी, सारी योजना तैयार हो गई। तो कहा गया कि ऐसे जो है रोक लिया जाएगा और सारा खजाना हम लूट लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे आता है कि अशफाक उल्ला खां ने इसका विरोध किया था पहले,
उन्होंने कहा, अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस, ये जो है सरकार से सीधे टक्कर होगी और अभी हमारी क्षमता सीधे टकराने की नहीं है, क्योंकि ये सीधा वार है ना, डकैती डालना, सरकारी खजाने को लूटना। लेकिन जब यहाँ पर यह तर्क रखा गया कि इससे दो काम होंगे, एक तो हमको पैसा मिल जाएगा, वो भी सरकारी पैसा, इससे फायदा ये होगा कि एचआरए के प्रति लोगों की एक नई भावना जन्म लेगी कि हाँ, ये संगठन जो है सरकार से सीधे टकरा सकता है, यानी कि हमारी इज्जत जो है वो समाज में बढ़ जाएगी। तो ये उद्देश्य सफल होगा। और दूसरा उद्देश्य ये होगा कि हमको धन की प्राप्ति, जो हम लोग इधर उधर डकैती करते फिर रहे हैं, इससे ये बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि यह भी हम ये पैसे का उपयोग भी तो सरकार पे चोट करने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दो प्रकार से चोट करें, सरकारी खजाने को ही लूटें और उसी पैसा से सरकार के खिलाफ क्रांति करें। इससे एचआरए की छवि भी समाज में अच्छी बनेगी। तो इन सब तर्कों को जब रखा गया तो सभी लोग तैयार हो गए, अशफाक उल्लाह भी तैयार हो गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा, और सब लोग तैयार हो गए। 10 लोग की टीम बनाई गई, जो सबसे युवा लोग थे, 10 लोगों को छांटा गया और सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन से उस ट्रेन में, जो सहारनपुर टू लखनऊ 8 डाउन ट्रेन कही जाती थी, 8 डाउन, तो उसमें ये सभी लोग शाहजहांपुर से स्टेशन से चढ़ गए और लखनऊ पहुंचने से पहले लगभग 12 किलोमीटर पहले एक छोटा सा स्थान काकोरी, वहां पर ट्रेन को रोक लिया गया और फिर गार्ड के डिब्बे में घुस गए सभी लोग। इनके पास 4 जर्मन की पिस्तौल थी जिनका प्रयोग किया गया। काफ़ी लोग इसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, मनमथ नाथ गुप्ता थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, कई लोग इसमें थे, 10 लोग थे। तो उन सब लोगों ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन को लूटा और लूट करके वहाँ से सभी लोग फरार हो गए। इसमें धोखे से जो है मनमथ नाथ गुप्ता से एक यात्री की मौत भी हो गई थी। इसीलिए जब काकोरी केस चला था तो उसमें लूट और मर्डर दोनों चीज़ का केस चलाया गया था। वो धोखे से एक यात्री जो है पिस्तौल चल गई थी जिसे मारा गया था, बाकी हत्या करने का कोई उद्देश्य लेकर के ये लोग नहीं गए थे। तो 8 अगस्त 1925 यहाँ क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर, कहाँ, शाहजहांपुर, यहाँ पे योजना बनी। यहाँ पे योजना बनाई गई, क्या योजना बनाई गई, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब किया गया, 9 अगस्त 1925। इसकी योजना वहीं बनाई गई थी शाहजहांपुर में, और इसके 2 उद्देश्य रखे गए। इसमें कहा गया कि हमको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो धन का प्रबंध हो जाएगा, दूसरा जो है एचआरए, जो हमारी संस्था है, एचआरए की छवि बढ़ेगी, क्योंकि इस घटना के होने के बाद में इसकी पॉपुलैरिटी कितनी हो जाएगी उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो एचआरए की छवि जो है वो समाज में बढ़ेगी और बहुत से युवा लोग इससे जुड़ेंगे, दोनों चीज़ हमारी पूरी हो जाएंगी। और इसके लिए जो है 10 लोगों की टीम बनाई गई। 10 लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में सवार, कौन सी ट्रेन थी, सहारनपुर टू लखनऊ, सहारनपुर टू लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर। देखिए, पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों एक ही में रहते थे, डिब्बे वगैरह। पैसेंजर ट्रेन थी, मालगाड़ी के डिब्बे भी इसमें लगे रहते थे, इसलिए कहीं कहीं आपको मालगाड़ी भी लिखा मिलेगा। तो 10 लोगों का एक समूह जो है शाहजहांपुर स्टेशन से इस ट्रेन में सवार हो गया, जिस ट्रेन का नाम है 8 डाउन पैसेंजर, सहारनपुर टू लखनऊ। और जब ये लखनऊ पहुंचने वाली थी, काकोरी नामक स्थान के पास में इसको रोका गया था, इसीलिए इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती थी एक,
ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा जाना था। और यहाँ पे क्या योजना बनाई गई कि ट्रेन में रखा सरकारी खजाना लूट लेंगे, लूटा जाएगा, ये बनाया गया प्लान। और 10 लोग सवार हो गए। कौन कौन से 10 लोग थे, उसमें कुछ मुख्य लोगों के नाम आपको याद रखेंगे, क्योंकि 4 नाम आपको तो बिल्कुल जबान पे होने चाहिए, क्योंकि 4 लोगों को फांसी की सजा इसमें दी गई थी। और भी कुछ प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं। तो काकोरी कांड में शामिल लोग, काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी, कौन कौन लोग इसमें थे? तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, पहला नाम आप नोट करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। पहले तो उन 4 लोगों के नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां 4 लोग ये। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, और भी लोग थे। इतने आप कुछ नाम लिखने के लिए याद रखें। 4-5 तो आपको जरूर याद रखने हैं। सचिन नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता को भी याद रखेंगे। कुछ खास लोगों के इसलिए याद रखने हैं कि देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, 4 लोगों को फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। सचिंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां को जो है केस चलने के बाद में गिरफ्तार किया गया था, और बाद में पुनः एक जो है सप्लीमेंट्री केस दायर करके, पूरक केस दायर करके फिर से जो है इनको भी सजाएं दी गई थी। मनमथ नाथ गुप्ता को भी सजाएं दी गई थी। 10 लोग की टीम थी इसमें, तो सभी 10 आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप 10 याद रख सकें तो और अच्छी बात है। तो ये 2, 4, 6, 7 हो गए। बाकी 3 नाम भी आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन जो है प्रश्न एलिमिनेट करने के लिए आपको दिया जा सकता है कि इसमें कौन कौन काकोरी कांड में शामिल था। तो मनमथ नाथ गुप्ता, केशव, बनारसी दास, बनारसी लाल और मुकुंद लाल, 10 हो गए। ये 10 लोग हैं, 10 लोग। तो इन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पे ट्रेन को लूट लिया। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन का खजाना, सरकारी पैसा जो था, लूट लिया। इसी को कहते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड। अब इसमें देखिए क्या क्या घटनाएं हैं वो देखें। तो यहाँ पे सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और चेन खींच करके ट्रेन को रोक लिया। गार्ड के डिब्बे में घुस गए लोग और वहाँ से जो पैसे का बक्सा था वो लेकर के वहाँ से भागे। गलती से जो है मनमथ नाथ गुप्ता से गोली चल गई, जिससे जो है वहाँ पर एक यात्री की भी मृत्यु हो गई। यात्री को जो है अहमद अली नाम का एक व्यक्ति था, वो भी मारा गया था इसमें। तो यहाँ पर ये ट्रेन को जो लूट लिया यहाँ पर, तो इसमें कुछ बिंदु आप नोट कर लें। जैसे इसमें 4 जर्मन पिस्तौल की जो है मौजर थी, वो उनका प्रयोग किया गया था। 4 जर्मन माउजर पिस्तौल थी, प्रयोग हुई थी इसमें ये।
और इसमें जो है एक यात्री भी मारा गया था, एक यात्री अहमद अली भी किसके हाथों मारा गया? मनमथनाथ गुप्ता, मनमथनाथ गुप्ता से गलती से मारा गया, गलती से मारा गया। इसमें जो है 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने जब गिरफ्तारी का पूरा चलाया तो यहाँ पे एचआरए जो संस्था थी उसके 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एचआरए के 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, को गिरफ्तार किया गया। और मुकदमा कितने पे चलाया गया? कुछ लोगों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिले इसलिए छोड़ दिया गया। कुछ लोग गिरफ्तार भी नहीं कर पाए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं गिरफ्तार कर पाए, सचिंद्र नाथ बख्शी को नहीं गिरफ्तार कर पाए, अशफाक उल्ला खां को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, जिसमें से सचिंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां बाद में गिरफ्तार किए गए थे जब केस का निर्णय हो चुका था। और उसके बाद एक पूरक केस चलाया गया जिसमें अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी को भी सजाएं दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे और कुछ लोग इसमें भाग गए थे। तो 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 29 पर केस चलाया गया। 29 पर कहाँ? लखनऊ में। अवध आप लिख सकते हैं, लखनऊ में केस चलाया गया काकोरी कांड के लिए। इस केस में क्या हुआ? 4 लोगों को फांसी दी गई, 4 लोगों को फांसी और शेष को सजाएं दी गई थी। किसी को उम्र कैद, किसी को 14 वर्ष, किसी को 7 वर्ष, किसी को जैसा जिसका जुर्म था उस हिसाब से सजाएं दी गई थी और 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और क्या प्रमुख बिंदु है इसमें आप एक नोट कर लें कि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, इनको नहीं गिरफ्तार कर पाए। अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी, इन 2 लोगों को केस की समाप्ति के बाद गिरफ्तार किया गया। अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी, इन 2 लोगों को केस के बाद गिरफ्तार किया और पूरक केस चला के, यानी उसी केस में जोड़ दिया गया, पूरक केस चलाकर सजा दी गई। इनको बाद में गिरफ्तार करके फिर से एक पूरक केस यानी कंप्लीट करने के लिए केस को चला करके सजा दी गई क्योंकि ये उसमें अभियुक्त थे। इसमें जो है 4 लोगों को फांसी हुई थी। वो 4 लोग कौन कौन से हैं देखिए यहीं पर आप नोट कर लें लिस्टिंग में, फिर हम कुछ बिंदु और नोट कराएंगे आपको इम्पोर्टेंट। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन 4 लोगों को फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। सचिंद्र नाथ बख्शी को काले पानी की सजा हुई, काले पानी की सजा में कहाँ भेजते थे? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा। सचिंद्र नाथ सान्याल को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, उनको भी काले पानी की सजा दी गई, नोट कर लीजिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल को भी। और ये सब लोग फिर 1937 में जाकर के छूटे। जब 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी, आप पढ़ेंगे आगे, 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद में 1937 में, तब इनको छोड़ दिया गया था सचिंद्र नाथ बख्शी वगैरह को। मनमथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सज़ा हुई थी, 14 वर्ष, और भी सभी को जो है 7 वर्ष, 5 वर्ष, सभी को सजाएं दी गई थी। तो आपको 4 लोगों को जरूर याद रखना है। 4 लोगों से क्वेश्चन जो आएंगे, 4 लोगों को फांसी किन किन जेलों में दी गई थी, किस तारीख को दी गई थी, और जो है इनसे प्रश्न आपसे बनते हैं, तो वो आप नोट करें यहाँ पर। देखिए केस से संबंधित 1-2 पॉइंट और हैं,
वो भी आपसे पूछे जाते हैं और लिखेंगे भी आप। इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जो वकीलों का एक दल पूरा बनाए थे, जिससे इनमें जो है केस लड़ने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि काकोरी कांड में जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे उनको बचाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा बनाई गई थी वो। और सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो जगत नारायण मुल्ला नाम से जाने जाते थे। जगत नारायण मुल्ला वो वकील थे। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, बहुत अच्छी तरीके से नाम ये जानते होंगे आप, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और सरकार की तरफ से केस जो है वो लड़ रहे थे जगत नारायण मुल्ला। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर ये मुकदमा चलाया गया? तो ये लखनऊ न्यायालय में चलाया गया, या अवध में लखनऊ के न्यायालय में इसका मुकदमा चलाया गया, क्योंकि केस जो है वो काकोरी में किया गया था जो लखनऊ के अधीन आता था। तो ये पॉइंट है। अब फांसी देखिए यहाँ पर किनको किनको दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, पहले डेट लिख लें आप। फांसी की सजा, फांसी की सजा तारीख थी 19 दिसंबर 1927। 1927 में जाकर के ये केस फाइनल हुआ था। 1925 की घटना है और 1927 में जाकर के फाइनल जो है केस हुआ और 19 दिसंबर 1927 की तारीख चुनी गई थी इनको फांसी देने के लिए। लेकिन इसमें राजेंद्र लाहिड़ी को जो है 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, 17 दिसंबर को। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि इनमें से किसको पहले फांसी दे दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को पहले फांसी दी गई थी 17 को। तो फांसी का दिन जो मुकर्रर हुआ था वो 19 दिसंबर हुआ था। अब सबसे पहले इसमें दिया गया राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में। गोंडा जेल, गोंडा में लाहिड़ी दिवस मनाया जाता है। गोंडा में जेल में पूरा वहाँ पे एक उत्सव जैसा मनाया जाता है इनके सम्मान में, लाहिड़ी दिवस के रूप में गोंडा में। तो गोंडा जेल में 17 दिसंबर को इनको फांसी दी गई। उसके बाद बाकी लोगों को 19 दिसंबर को दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको दी गई 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में। ये थे शाहजहांपुर के, गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां, संगठित क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पहली बार किसी मुस्लिम को फांसी दी गई थी, वो थे अशफाक उल्ला खां। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको जो है फांसी दी गई, जो शहीद हुआ इस देश के सम्मान के लिए, वो थे अशफाक उल्ला खां। 19 दिसंबर 1927, ये ऊपर वाला भी 27 है, 17 लिख दिया मैंने गलती से, 27 1927 फैजाबाद जेल में। फैजाबाद जेल में। और रोशन सिंह, रोशन सिंह ये भी 19 दिसंबर 1927 इलाहाबाद, नैनी जेल, इलाहाबाद या नैनी जेल, यहाँ पर ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी को गले लगाया। राम प्रसाद बिस्मिल गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लोगों की जुबान पर ये गीत चढ़ा रहा। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है किसने ये कहा था, सरफरोशी की तमन्ना? अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह। इन्होंने हंसते हंसते क्रांतिकारी गीतों को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया था। और बाकी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
का नाम बदल करके आगे एक नया संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी समाजवादी शब्द इसमें बढ़ाया गया। और आगे जो है 27 फरवरी 1931 को जो है ये शहीद हुए अल्फ्रेड पार्क। इनके जो क्रांतिकारियों को फांसी की सजाएं दी गई या अन्य को सजाएं दी गई, इनके लिए कुछ क्षमा याचनाएं भी जो है वो दाखिल की गई थी वायसराय के पास में, क्योंकि अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं था। आप सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़ा खजाना इन्होंने लूट लिया था, तो उतना बड़ा भी नहीं था कि इतने लोगों को फांसी दी जाए। लेकिन सरकार चिढ़ गई थी, क्योंकि सरकार के स्वाभिमान पर यह कि बहुत करारी चोट थी और क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी विजय। पहली बार सरकारी खजाने को बंदूक के दम पर लूटा था क्रांतिकारियों ने, तो सरकार इतने लोगों को फांसी की सजा देने का मन पहले से ही बना चुकी थी। इसमें किसी भी तर्क या उसकी कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ क्षमा याचनाएं भेजी गई थी कि कम से कम फांसी की सज़ा को कारावास में बदल दिया जाए या कुछ कम कर दिया जाए जो कारावास हैं, लेकिन वो कोई भी याचनाएं मानी नहीं गई। तो एक याचना जो है वो दी गई थी ठाकुर मंजीत सिंह, ठाकुर मंजीत सिंह, इनके द्वारा प्रयास किया गया था। इन्होंने जो केंद्रीय विधान परिषद है, वहां के सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में एक प्रस्ताव रखा इन्होंने। एक प्रस्ताव क्या था कि फांसी की जो सज़ा दी जा रही है उसको कारावास में बदल दिया जाए, यानी फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी का एक लूट के लिए, आज भी आप देखिए डकैती के लिए फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। और जो यात्री मर गया था वो गलती से मरा था, उस पर मारने का कोई इरादा नहीं था। तो प्रस्ताव किया इन्होंने कि फांसी की सज़ा जो है वो कारावास में बदल दी जाए। 78 लोगों ने इसको पास किया, 78 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया, लेकिन ये वायसराय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, अस्वीकृत। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस समय वायसराय कौन था। वायसराय के द्वारा ये अस्वीकृत कर दिया गया। काकोरी कांड के समय आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि जब काकोरी कांड की घटना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था। हालांकि वायसराय बाद में चेंज हो गया, तो वायसराय उस समय कौन था जब काकोरी कांड किया गया 9 अगस्त 1925। वायसराय ने इसे अस्वीकृत कर दिया ठाकुर मंजीत सिंह के द्वारा। इसके बाद मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बनाया गया और वो वायसराय से जाकर के मिला शिमला में वो छुट्टी मना रहे थे, वो भी अस्वीकृत हो गया। तो अगला जो याचना थी वो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा, डेलीगेशन, शिष्टमंडल किसके पास भेजा? वायसराय के पास, और ये भी अस्वीकृत, यानी ये भी बात नहीं मानी गई, इनका भी कुछ नहीं सुना गया। फिर इंग्लैंड प्रस्ताव भेजा गया, बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना, बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना, तीन नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, मदन मोहन मालवीय, ठाकुर मंजीत सिंह, बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना। इन्होंने जो है एक क्षमा याचना जो है वो सम्राट के पास भेजी, प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड। तो इन्होंने कहां पर भेजा? सम्राट के पास में, या आप कह सकते हैं प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड। और ये क्या हुआ? ये भी अस्वीकृत हो गई, क्योंकि वायसराय ने मन ही बना लिया था फांसी देने का। तो वायसराय को ही संचालन करना था भारत के शासन का, इसलिए सम्राट भी वैसा ही निर्णय लिए जैसा वायसराय चाहता था। तो सम्राट ने भी वो क्षमा याचना जो है वो निरस्त कर दी। इस प्रकार से इनकी फांसी को टाला नहीं जा सका और इनको फांसी दे दी गई। लेकिन इस काकोरी कांड ने भारत के हर युवा के अंदर एक जुनून और एक जोश पैदा कर दिया। हालांकि इस कांड के बाद में इतने प्रमुख नेताओं को फांसी देने के बाद में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, HRA,
ये तो डाउन हो गया, ये संस्था तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद जो फरार हो गए थे ये वापस आए और इन्होंने एक सभा की एचआरए की और इन्होंने इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। उसको हम आगे पढ़ेंगे। और फिर उसमें कई क्रांतिकारी घटनाओं की उसमें जो है योजना बनाई गई और योजनाबद्ध तरीके से कई यहाँ पर बड़े बड़े कांड किए गए। जैसे कि जो HSRA का गठन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया, उसने जो है सैंडर्स की हत्या की और असेंबली में बम फेंका, लाहौर कांड किया। इस तरह से बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया। और फिर आगे की घटनाएं हम पढ़ेंगे भगत सिंह के विषय में, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।